हेलो एवरीवन। देखिए आज हम जो चालू कर रहे हैं वो है क्लास नंबर 6 और क्लास नंबर 6 में हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कुछ रिमेनिंग पार्ट। और इससे पहले इसके बाद जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हम कुछ पार्ट तो पढ़ चुके थे और कुछ पार्ट अभी हमारा रह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जिसका नाम है वेपर प्रेशर। पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है भाई? वेपर प्रेशर होता था, हमने पूरा पिछली क्लास में हमने इस टॉपिक को पूरा पढ़ा था और हमने इसको अच्छे से समझा था। लेकिन चूंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसको सीधा डेफिनेशन देके खत्म कर रहे हैं। इट इज अ प्रेशर exerted by vapor in a equilibrium state in which rate of evaporation is equal to the rate of condensation। हिंदी में बोला गया था कि जो साम्यावस्था की स्थिति है जिसमें कि संघनन की दर और बाष्पीकरण की दर बराबर हो जाती है, उस समय जो वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहा जाता है। तो ये हमने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली थी। उसके बाद हमने वेपर प्रेशर जो है, देखो किस किस पे डिपेंड करता है ये समझ लेते हैं हम। वेपर प्रेशर में हमने बताया था कि वेपर प्रेशर कैसे कैसे बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ेगा जब उसके अंदर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। वेपर प्रेशर घट जाएगा अगर उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, ज़्यादा हो बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वेपर प्रेशर घट जाएगा कब? जब उसके अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं। इन तीन तरीके से वो वेपर प्रेशर को हम चेंज कर सकते हैं। क्या क्या भाई? अगर किसी भी सॉल्यूशन का हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसको हमने एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, वेपर ज़्यादा बनेगा, उसकी वजह से वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/FO फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर ये बढ़ता है तो वेपर प्रेशर घट जाएगा यहाँ पर। और अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर फिर से घट जाता है। अच्छा, हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जैसे कि हमने ये देखा था कि ये, चलो एक बार वापस से बना लेते हैं डायग्राम को। हमारे पास मान लो ये सॉल्यूट है हमारे पास। सॉल्यूट को हम पूरी यूनिट के अंदर किससे दर्शा रहे हैं, ए या बी? हम इसको दर्शा रहे हैं बी से। और पूरे सॉल्वेंट को हम किससे दर्शा के चल रहे हैं? और वो सॉल्वेंट हमारे पास है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस लगी हुई है और वो इसके प्रेशर को मेजर करेगी। और ये है हमारे पास सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम किससे दर्शा रहे हैं? ए से। अच्छा, तो ये सॉल्यूट हमने भर दिया इसके अंदर, ये। और ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट। फिर हम क्या करते हैं, सॉल्यूट को किसके अंदर ऐड करेंगे? सॉल्वेंट के अंदर। और हमारे पास बनकर क्या तैयार हो जाएगा? सॉल्यूशन। कंटेनर हमारा तीनों ही केसों में बंद है। कंटेनर हमारा तीनों ही केसों में बंद है। तो ये हमारा तैयार हो गया है ए प्लस बी कंडीशन। ऐसा यहाँ लिख भी देते हैं हम, ये क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन, जो कि ए प्लस बी से मिलकर बना है। अब हमने देखा था कि जो यहाँ से वेपर, अच्छा यहाँ पर देखो वेपर बनेगी। चलो फिलहाल तो हम कुछ दिमाग नहीं रखते, हम सीधा सीधा सा है कि अगर हम इसको हीट करते हैं, इसको हीट करें, इसको हीट करें, और तीनों केसों में हीट तो तीनों को ही करना है तभी वो वेपर बनाएगा। तीनों केसों में वेपर बनेगी और वो वेपर क्या करेगी? इक्विलिब्रियम स्टेट पर जाकर उस, ये जो बर्तन है या यहाँ जो दीवार है उस पर प्रेशर लगाएगी, जिसको हमने वेपर प्रेशर बोला था। यहाँ पर प्रेशर को मेजर करने वाली डिवाइस लगी है जिसको हम बैरोमीटर या मैनोमीटर बोल सकते हैं। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है और मैनोमीटर कोई भी कंटेनर के अंदर लिक्विड या गैस में जो प्रेशर लगा है उसको मेजर करता है। चलो, तो इसने मान लो कि प्रेशर को मेजर, इन्होंने जब प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर कितना था? पी ए, तो पी बी सॉरी। और यहाँ जो प्रेशर आया वो कितना था? पी ए। और यहाँ जो आया, मान लो यहाँ तो पी ए के द्वारा भी होगा और बी के द्वारा भी होगा। यहाँ तो सिर्फ ए, सॉरी बी था, और यहाँ कौन था? ओनली ए था। देखो यहाँ ए और बी है इसलिए पी ए बी रहा होगा और पी बी भी रहा होगा, इसलिए हम टोटल प्रेशर लिख देते हैं कि भाई जो टोटल प्रेशर आया था उसे क्या बोला? पीटी। अच्छा, यहाँ पर बी के अलावा कोई भी नहीं है, इस चूंकि ये बी प्योर सॉल्यूट है, प्योर सॉल्यूट होने के कारण इसने जो प्रेशर मेजर किया है पी बी, उसके आगे हम नोट लगा देते हैं। पी नॉट बी का मतलब है प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। चूंकि यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे पास, और सॉल्वेंट अकेला है इसलिए इसमें भी लगा देते हैं पी नॉट ए। तो इसका भी मतलब होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तो देखो ए बी है और बी बी है इसलिए नोट नहीं लगेगा। और जो डाल्टन बोलता है, डाल्टन का नियम क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर होगा वो जो अलग अलग कंपोनेंट लगा रहे हैं, जैसे ए ने प्रेशर क्या लगाया? पी ए, बी ने प्रेशर क्या लगाया? पी बी, उन दोनों के सम के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं। पी टी बराबर क्या होता है? पी ए प्लस पी वी।
पी ए का मतलब यहाँ देखो प्योर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ ए और बी दोनों का सॉल्यूट मिक्स है, इसलिए हमने नोट नहीं लगाया, हमने यहाँ लिखा है पी ए। तो अभी तो हम टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दे रहे हैं कि पी ए का मतलब क्या है, वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और पी बी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। नोट लगने पर वो हो जाएगा प्योर वेपर प्रेशर, इस तरह से हमने पढ़ा था। अच्छा, अब हमारी सारी कहानी इस पे डिपेंड की थी, हमने ये भी पढ़ लिया है शायद, ये तो पढ़ ही लिया था कि भाई अगर हम सॉल्यूट लें और सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर मिला दें तो हमारे पास मिलकर तैयार होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट को हम पूरे इस यूनिट के अंदर किससे दर्शाए हैं, बी से, और सॉल्वेंट को किससे दर्शाए हैं, ए से, और तो सॉल्यूशन में तो ए प्लस बी दोनों होता है। सॉल्वेंट के अंदर हमें लिक्विड सॉल्वेंट की ही बात करनी है, और लिक्विड सॉल्वेंट की बात करनी है इसलिए जो है ये इसका जो नेचर है वो है लिक्विड, और लिक्विड होने की वजह से ये बनाता है वेपर, और वेपर अगर ये बनाता है तो ये लगाता है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर लगाने की वजह से इसका जो नेचर होता है वो होता है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, अगर वो वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, और अगर वो वेपर नहीं बनाते हैं तो उसे बोला जाता है नॉन वोलेटाइल। लेकिन जो हम मिला रहे हैं सॉल्यूट वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो हो सकता है वोलेटाइल हो, दूसरा हो सकता है नॉन वोलेटाइल हो। वोलेटाइल अगर होगा तो वेपर बनेगी, और अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो वेपर नहीं बनेगी, भाप नहीं बनेगी, वाष्प नहीं बनेगी। अगर वेपर बनती है, वाष्प बनती है, तो क्या होगा, वहां पर वेपर प्रेशर होगा, और अगर वहां पर वेपर ही नहीं बना है तो वेपर प्रेशर भी जीरो हो जाएगा। इस तरह से हमने टर्मिनोलॉजी समझा था। सॉल्यूट हमने देखा, देखो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है। सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड लेना है। अच्छा, जो सॉल्वेंट का नेचर होता है लिक्विड सॉल्वेंट, वही सॉल्यूशन का भी नेचर होता है, हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। तो अगर लिक्विड सॉल्वेंट है तो हमारे पास लिक्विड ही सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट को हमेशा वोलेटाइल लेना है, इसलिए वो हमेशा वेपर क्रिएट करेगा और वेपर प्रेशर लगाएगा, इसलिए वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है कभी भी वो डज नॉट जीरो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। जैसे वेपर प्रेशर 2 पास्कल है तो इस तरह से वो वेपर प्रेशर बन रहा है, इसलिए वहां पर वेपर प्रेशर की वैल्यू है। लेकिन जो हम मिला रहे हैं इसके अंदर वो है हमारे पास सॉल्यूट। सॉल्यूट हमारे पास दो तरह से हो सकता है, एक तो है वोलेटाइल, दूसरा है नॉन वोलेटाइल। अगर वॉल्यूट सॉल्यूट है हमारे पास, वोलेटाइल सॉल्यूट अगर है तो वो वेपर बनाएगा और उसकी वजह से वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, इसलिए वो वेपर प्रेशर डज नॉट जीरो होगा। ये भी बात हमारी हो चुकी है। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हुआ तो वह वेपर ही नहीं बनाएगा, और वेपर ही नहीं बना, भाप ही नहीं बनी, तो वो प्रेशर भी नहीं लगाएगा, इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर है वो जीरो होता है। हम पहले पढ़ेंगे, हम दोनों ही केसों की बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इनको पढ़ लेंगे। और यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। ये पिछली क्लास का कंटेंट था जो हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से। अब हम इसके आगे चलेंगे। देखो अब हम चालू करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कैसा सॉल्यूट भरा है हमने, नॉन वोलेटाइल। और हम नॉन वोलेटाइल का मतलब अभी हम समझ कर आए थे, अवाष्पशील विलेय का मतलब है जो वेपर या वाष्प नहीं बनाता है, और इसी वजह से उसका जो वाष्प दाब है वो भी जीरो होता है। जैसे अगर हम बात करें, देखो अगर हम देखें तो हमारे पास है, मान लो कि सॉल्यूट है, सॉल्यूट का जो नेचर है वो है नॉन वोलेटाइल, प्लस हमारे पास है सॉल्वेंट, विलेय और विलायक, इसका नेचर हमेशा हमें वोलेटाइल ही मानना है, और ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूट जो है उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, बी से, सॉल्वेंट को हम किससे दर्शा रहे हैं, ए से, तो ये जो सॉल्यूशन बना है वो बना है ए प्लस बी का। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि भाई अगर सॉल्यूट हमारे पास नॉन वोलेटाइल है तो जो उसका जो प्रेशर होगा पी बी, देखो इसको हमने बताया था पी नोट क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये उसका मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वो कितना होगा, जीरो। और अभी थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे कि जो पी बी होता है उसका फॉर्मूला आता है पी नॉट बी एक्स बी, और चूंकि पी नॉट बी जीरो है इसलिए पी बी की वैल्यू भी कितनी होगी, जीरो। ये कब है, जब सॉल्यूट हमारे पास कैसा है, नॉन वोलेटाइल। लेकिन अगर हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल अगर है, तो वो जो है पी नॉट बी है वो डज नॉट जीरो होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी होगी, और इसी वजह से जो पी बी होगा वो उसको लिखा जाएगा पी नॉट बी एक्स बी जीटा बी, और ये हमने बता ही दिया इसका वैल्यू कितनी होगी, पी बी बराबर ये। जो टोटल प्रेशर होगा वो होगा पी टी बराबर, भाई ए के कितना प्रेशर लगाया प्लस बी ने कितना प्रेशर लगाया। ये स्टेटमेंट है डॉल्टन्स का। डॉल्टन्स का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास,
डाल्टन के अकॉर्डिंग, जो डाल्टन लॉ है, डाल्टन्स लॉ, वो बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। ये डाल्टन्स का लॉ हो गया हमारे पास कि डाल्टन्स के नियम, हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको, डाल्टन के नियम के अनुसार कुल जो लगने वाला वाष्प दाब है वो उसके अवयवों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। दोबारा सुनेंगे, हिंदी में सुन लेते हैं कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब होगा वो उसके अंदर जितने भी अवयव है उनके आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होगा। टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन is equal to the partial pressure of each component, sum of is equal to the sum of partial pressure of each component। ये बोला डाल्टन ने, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखो जब ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हुआ तो ये कंफर्म्ड है डाल्टन के हिसाब से, तो पीटी बराबर कितना होना चाहिए, पीए प्लस पीबी। और लेकिन यहाँ पीवी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से पीवी की वैल्यू कितनी है, 0। इसलिए जो इस केस में, इस वाले केस में, कौन से वाले में, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में, पीटी जो होगा टोटल प्रेशर वो उसके ए के बराबर ही होगा। जो सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर है वही उसके टोटल प्रेशर के बराबर होगा। तो इस तरह से हमने ये पूरा लिख लिया है। लेकिन अब देखो, अगर हम एक बार और अच्छे से इसको समझें, ये हमारे पास क्या था भाई, सॉल्यूट, ये हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट, और ये इन दोनों से मिलकर क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन। ये हमारे पास पूरा सॉल्यूशन तैयार, और ये इस तरह से हमने कंप्लीट किया, इसको बंद कर दिया है पात्र को। ये इस तरह से यहाँ पर प्रेशर मेजरिंग डिवाइस लगा दी है हमने बताया कि बैरोमीटर मैनोमीटर हो सकता है। मैनोमीटर का क्या मतलब है, जो कंटेनर के अंदर गैस या लिक्विड में कितना प्रेशर लगाया उसको मेजर करेगा, और बैरोमीटर का मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है वो वाली चीज़ है। ये कौन है भाई, ये ओनली सॉल्यूट है हमारे पास, जिसको हम बी से दर्शा रहे हैं। ये लो, ये बी भर दिया हमने। अच्छा यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा, अच्छा वेपर ही नहीं बनेगा क्योंकि ये कौन सा सॉल्यूट लिया है हमने, नॉन वोलेटाइल, इसलिए पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है, 0। भाई ये हमने बताया, देखो ये रहा पूरा केस, डायग्राम में दिखा रहे हैं अपन अब सारी चीज़ों को। ये इसके अंदर हम भर रहे हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारे पास है ए, जिसको हम ए से दर्शाएंगे, और उसका जो नेचर है वो कैसा है, वोलेटाइल है, और वोलेटाइल है तो वेपर बनाएगा, वेपर बनाएगा तो प्रेशर भी क्रिएट करेगा, इसलिए ये डज नॉट 0 होता है। फिर जब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसके अंदर मिल गया, कंटेनर के अंदर, और इन्होंने मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। इन्होंने देखो मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। तो इसके जो अंदर है वो कौन कौन है, ए बी है और बी भी है। दिस इज द सॉल्यूशन विच इज डिनोटेड बाय द ए प्लस बी, मतलब यहाँ ए बी है और बी भी है। तो अब ए ने भी अपना प्रेशर लगाया होगा, पार्श, इसी को बोलते हैं कि ए का कितना भाग है उस टोटल प्रेशर के अंदर, जितना भाग है उसे बोलता है पार्शियल। अब बी का जो भी भाग है वो उसको बोल दिया हमने पीवी। तो ऐसे इसने भी पेपर बनाया होगा। तो यहाँ जो इसने मेजरिंग जो डिवाइस लगी हुई है, इसने प्रेशर मेजर किया होगा पीटी, जो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। और हमने अभी अभी ये देखो यहाँ से हमने प्रूव किया कि जो टोटल प्रेशर है वही किसके बराबर होगा, क्योंकि पी बी की वैल्यू तो 0 है, इसलिए ये पी ए के बराबर होगा। ये 0 हो गया यहाँ पर। इस तरह से हमने ये पूरा डायग्राम समझा। दोबारा समझेंगे, अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल होने के कारण पी नॉट बी और पी बी की वैल्यू 0 है। वोलेटाइल सॉल्यूशन है इसलिए पी नॉट, देखो यहाँ पे अपने पी नॉट बी ना, ये पी नॉट ए होगा ना भाई, सॉल्वेंट है ना ये। इस तरह से गलती नहीं करेंगे भाई, लिखने में गलती है बस। तो उधर भी, उधर तो सही है हमारा, बस यहाँ पर सॉल्वेंट को किससे दिखा रहे हैं हम, ए से। तो इस तरह से पी नॉट ए डज नॉट 0 होगा, और पी ए की वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ए एक्स से। अब देखो सॉल्यूशन के अंदर जो डाल्टन्स लॉ है वो बोलता है कि जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उसका क्या कर दो, सम कर दो। तो यहाँ पी ए प्लस पी बी किया, बट पी बी की वैल्यू तो 0 है, इसलिए ये खत्म। और पी टी बराबर किसके आया, पी ए के। तो देखिए ये जो पूरा केस चल रहा है वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। हमने उसको डायग्राम में शो कर दिया कि भाई अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो बनता है सॉल्यूशन, इसलिए इसकी पी नॉट बी की वैल्यू 0 है, पी नॉट डज नॉट 0 है, और पी टी बराबर पी ए होगा। इस तरह से हमने पूरा शो कर दिया।
अब हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं और इसका थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। देखो भाई, अगर हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर क्या क्या हुआ हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो ये देखो यहाँ पर स्टेटमेंट में सम ऑफ लगाना हमें बाकी रह गया था, मैंने बोला तो है बट लिखा नहीं है तो मैंने लिख दिया है। डाल्टन्स लॉ का मतलब क्या है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो यहाँ पर सम ऑफ मिसिंग था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका करते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन वाला। अच्छा, एक चीज़ और हमें पता चल गई है यहाँ से कि हम सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन है, देखो सॉल्वेंट के अंदर मिला क्या रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं भाई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिला रहे हैं इसके अंदर। और अगर हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर ऐड करें, ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये हमने अभी भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो देखो पीवी तो वैसे ही जीरो है, तो सारी कहानी किसकी बात हो रही है, पीए की। तो पीए जो है वो डिक्रीज हो चुका है पी नॉट ए से। पीए की जो वैल्यू है वो पी नॉट ए से क्या हो गया है, कम हो गया है। कारण क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है सॉल्वेंट के अंदर। तो इसका मतलब वैल्यू ज़्यादा किसकी होगी, जो प्योर था। अब ये कितना कम हुआ है, अगर देखें कितना कम हुआ है, ये बाइलिंगुअल कितना कम हुआ है, उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट आए और उनका नाम था आर राउल्ट्स लॉ, जिसको बोला जाएगा राउल्ट का नियम। तो पीए कितना कम हुआ है पी नॉट ए से, और कम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया उसके अंदर, तो इसकी वजह से पीए की वैल्यू कम हो गई है पी नॉट ए से। तो अब कितना कम हुआ है उसको बताएगा राउल्ट्स लॉ, और राउल्ट्स लॉ बोलता है, स्टेटमेंट सुनते हैं इसका एक बार। देखो राउल्ट्स लॉ बोलते हैं, राउल्ट के हिसाब से क्या है बात है कि जो पीए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स ए के, अगर हमारे पास कंपोनेंट ए की बात हो रही है तो। दूसरा, अगर बी कंपोनेंट की बात हो रही है तो वो एक्स बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब चूंकि प्रोपोर्शनल हटता है तो हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं पी नॉट ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट है तो सॉल्यूट, एक्स ए आ गया। और इधर क्या आ गया, पी वी बराबर पी नॉट बी जीटा ऑफ सी। ये लो, अब हम बात करें इसके मैथमेटिकल फॉर्मूला तो ये रहा, बट अगर इसका स्टेटमेंट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। देखो ये इसको स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये कौन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, ए और बी दोनों की बात कर लेते हैं। ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। देखो ये एक्स ए एक्स भी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। और ये सारी कहानी हुई है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये इसका स्टेटमेंट है भाई पूरा। राउल्ट्स लॉ के हिसाब से क्या चीज हो गई है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। हिंदी में कैसे बोलेंगे, बिलियन में उपस्थित जितने भी अवयव है उन सबका जो आंशिक वाष्प दाब है उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है समान ताप पर। तो समान ताप पर बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिखा है, पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स ए, पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स वी। इसको पी ए बराबर, जहाँ पर पी जैसे ही प्रोपोर्शनल हटेगा तो आएगा कांस्टेंट, जिसको बोला गया है हमने क्या, ये जो है हमारे पास पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट ए पी नॉट बी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो पी नॉट ए का मतलब क्या था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये सारी बातें हमारी हो गई है पूरी तरह से। अब हम इसका करेंगे डेरिवेशन, क्योंकि हमें उठाना है यहाँ से पी टी बराबर कितना होता है, पी ए प्लस पी वी, बट पी वी तो जीरो है तो पी टी किसके बराबर है, पी ए के। और हमें ये बताना है कि जब सॉल्यूट मिलाया गया था तो उसके कितने मोल फ्रैक्शन थे, मतलब हमें एक्स वी की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू निकालनी है वेपर प्रेशर की टर्म्स में, उसी को हम डेरिवेशन के रूप में करेंगे।
मेरे को लगता है ये समझ आ रहा होगा ये सारी चीज़ें। देखो हम स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम आराम से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। अगर दोबारा समझना है तो दोबारा देख लेते हैं। हमें ये पता है ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, और कम क्यों होगा उसका रीज़न हमने दिया है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ही ऐड करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम हो जाएगा। अच्छा, ये कम क्यों होता है उसका रीज़न भी है, जैसे कि ये देखो, मान लो हमने नॉन वोलेटाइल को सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर दिया। अब हमारे पास सॉल्यूट है तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे पास ए बी ए बी ए बी, इस तरह से सॉल्यूशन बना ना। ये सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, ए प्लस बी। अच्छा, अब सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होगी, सॉल्यूट की मात्रा कम होगी, ये तो हम पे स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो जैसे यहाँ मान लो सॉल्वेंट ज़्यादा है तो ए, और हमने इस तरह से दिखा दिया ए इस तरह से, ये बी भी दिखा देते हैं बीच में इस तरह से, ये लो, तो ज़्यादा मात्रा सॉल्वेंट की है। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही वेपर प्रेशर टेम्परेचर देंगे हम इसको, गर्म करेंगे यहाँ से, तो ये वेपर बनाएंगे। लेकिन ये ए तो उड़ जाएगा क्योंकि वॉलेटाइल नेचर का है, लेकिन बी तो नहीं उड़ पाएगा क्योंकि वेपर ही नहीं बनाएगा, क्योंकि ये बी जो है वो कैसा नेचर है, नॉन वॉलेटाइल। क्योंकि ये वेपर नहीं बनाएगा तो नीचे वाले को भी वेपर नहीं बनाने देगा। मतलब जो ये इन्होंने नीचे वाला का जो वेपर बना सकता था उसको भी रोक दिया। समझ आ रहा होगा। बस इस लेयर में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो खुद तो वेपर बनाएंगे ही नहीं, लेकिन जो नीचे मौजूद वोलेटाइल सॉल्वेंट था उसको भी वेपर नहीं बनाने देंगे। मतलब जब फ्री में जब ए थे तो सारे मिलकर वेपर प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, कुछ पार्टिकल जो है ए के वो अपना वेपर प्रेशर नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है पी ए जिसको हमने बोला है वो किससे हो जाता है, पी नॉट ए से कम, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल जो है हमारे वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के आ जाते हैं। इसीलिए पी ए की वैल्यू पी नॉट ए से कम हो जाती है, क्योंकि ये खुद का वेपर प्रेशर तो बनाया ही नहीं, साथ में नीचे वाले का वेपर प्रेशर भी क्रिएट नहीं करने दिया इनको। ये बात आ गई होगी यहाँ तक समझ, कि हमने इसमें सिर्फ ये बताया है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो कम क्यों हुआ। कम इसीलिए हुआ क्योंकि बीच में आ गए हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और उसकी वजह से चूंकि वो तो बनाएंगे ही नहीं, साथ में नीचे वोलेटाइल सॉल्वेंट जो पड़े हैं वो अभी अपना प्रेशर को नहीं इससे क्रिएट कर पाएंगे, और इसी वजह से वो वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन के अंदर जाके कम हो जाएगा। कितना कम हुआ उसको बताएगा राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ बोलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो पी नॉट ए पी नॉट बी के साथ आ जाएगा। चलो अब इसके डेरिवेशंस पे काम करते हैं। चलो भाई अब इसका डेरिवेशंस करते हैं हम। देखो हमने मिलाया था सॉल्यूट, मिलाया था हमने, और वो कैसे नेचर का था हमारे पास, नॉन वोलेटाइल नेचर का, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, बी से। और इसके अंदर हम किसके अंदर मिला रहे हैं इसको, सॉल्वेंट के अंदर, जो कि नेचर है उसका वोलेटाइल, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। और जब जाके हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर तो ए भी होगा और बी भी होगा। ठीक है भाई, इस तरह से, और वो भी वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे अपने अपने। अच्छा, चूंकि ये नॉन वोलेटाइल है तो इसके लिए जो इसका पी नॉट बी है वो भी कितना होगा, जीरो होगा। और पी वी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ वो होता है पी नॉट बी एक्स बी, तो चूंकि यही जीरो है तो इसलिए पी वी कितना आ जाएगा, जीरो। सॉल्वेंट की बात अगर हम करें तो पी नॉट बी इसका होगा, डज नॉट जीरो होगा, तो इसका जो पी बी होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, वो कितना होगा, वो होगा पी नॉट बी एक्स बी। देखो राउल्ट्स लॉ से अभी अभी पढ़ा कर रहे हैं हम। और ये जो होगा हमारे पास टोटल प्रेशर वो कितना होगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, पी ए प्लस पी बी। पी वी की वैल्यू जीरो है तो ये पी टी बराबर पी ए हो जाएगा। तो पी टी जो है पी ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, इसमें कितनी, कहाँ गई पी ए की वैल्यू, अरे देखो ये ए है भाई, ये बार बार कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें लिखने में दिक्कत आ रही है, पी नॉट ए एक्स ए। तो पी टी की जो वैल्यू है वो है पी नॉट ए, पी ए की वैल्यू कितनी है भाई, पी नॉट ए एक्स ए। तो ये इस तरह से हमारे पास कंप्लीट आ गया है। चलो भाई, तो अब हमने देखा कि जो पी टी है हमारे पास वो आया पी नॉट एक्स ए। ये जो पी टी है वो पी ए के बराबर है, और दूसरा देखो पी टी ही तो किसके बराबर है, पी ए के, तो यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, पी ए। मतलब मैं बोल सकता हूँ पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए हो गया यहाँ पर। अच्छा जी, पी ए बराबर कितना लिखेंगे हम, पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो अगर हमें एक्स ए की जगह लिखना है तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, क्योंकि हमें किसके मोल फ्रैक्शन निकालने थे, सॉल्यूट के। तो एक्स ए की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस एक्स बी। पी नॉट ए को अंदर गुणा करेंगे, पी नॉट ए एक से करेंगे तो यही आएगा, और एक्स बी से करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट ए एक्स बी बराबर में कितना, पी ए। अच्छा, इसको इधर ले आते हैं,
पी नॉट ए एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी ए। हमें तो एक्स बी चाहिए, तो एक्स बी बराबर कितना आया, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड में कितना, पी नॉट ए। ये हमको बताता है, देखो इसका टोटल प्रेशर था ये, प्योर वेपर प्रेशर था ये, उसमें से ये घटा दिया, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर लोअर हो गया है। और अगर किसी के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो होती है रिलेटिव, जैसे कि हमने बोला 60%, तो 60% का मतलब होता है 100 में से 60, मतलब ये रिलेटिव की बात हो गई है। तो इसी तरह से टोटल प्रेशर हमारे पास कितना ज़्यादा, प्योर पेपर प्रेशर कितना था, पी नॉट ए, और घट के कितना रह गया, पी नॉट ए माइनस पी ए, इसलिए इस टर्म्स को बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। आगे चल के हमारे पास आएगी ये टॉपिक जिसको बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। कितने वेपर प्रेशर में लोअर हुआ है इसके रेस्पेक्ट में उसे बोला जाता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा एक टॉपिक आएगा इसमें इसी यूनिट में, तब हम इसको पूरी तरह से पढ़ेंगे। बट हमें यहाँ से पता चल चुका है इस पूरी प्रोसेस को करने के बाद कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूट। एक्स भी क्या है भाई, सॉल्यूट। तो इसको अगर स्टेटमेंट में अगर हम लिख दें तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को ही बोला है हमने नॉन वोलेटाइल, हिंदी में क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलों की संख्या के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर निकल कर आता है पीटी पीए जो भी है उसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, पी की वैल्यू हो जाती है पी नॉट एक्स से, और यहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था और एक्स भी निकाल लिया था। तो एक्स बी के अंदर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ये हमने इसके अंदर प्रूव कर दिया है। अब अगर मान लो कि इसके अंदर वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे तो क्या होगा उसको भी पढ़ लेते हैं, बाकी हमें तो इस पे काम करना था आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। चलो देखो इसका एक एक्स्ट्रा केस हो रहा है हमारे पास जिसका नाम है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। इससे पहले अभी जो पढ़कर आए हमने पढ़ा था नॉन वोलेटाइल, तो हमें पता है इसको, देखो बस एक डेरिवेशन है इसका छोटा सा, सॉल्यूट है उसका नेचर है वोलेटाइल, इस बार वोलेटाइल है, पिछली बार नॉन वोलेटाइल था इसलिए वो वेपर प्रेशर केट नहीं कर रहा था, इस बार ये वोलेटाइल होने की वजह से अपना वेपर प्रेशर भी लगाएगा, और इसका जो पी नॉट, सॉल्यूट को किससे दर्शाते हैं हम, बी से, तो इसलिए पी नॉट बी होगा और वो क्या होगा, डज नॉट जीरो होगा, पिछली बार जीरो हो चुका था ये, और इसी वजह से जो पी बी होगा उसकी वैल्यू होगी पी नॉट बी एक्स बी। पिछली बार पूरी वैल्यू जीरो हो गई थी ये वाली। अच्छा, सॉल्यूट को हमने मिलाया है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट हमारे पास उसको हम दर्शा रहे हैं किससे, ए से, और ये तो वोलेटाइल है ही, तो इसकी वजह से इसका जो पी नॉट ए है वो डज नॉट जीरो है, और इसकी वजह से जो पी ए है वो कितना है, पी नॉट ए एक्स ए, और ये बनके तैयार हो गया हमारे पास सॉल्यूशन जिसके अंदर होता है ए प्लस बी। तो कंपोनेंट ने अपना अपना प्रेशर लगाया होगा पी ए और पी बी, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ जो टोटल प्रेशर होगा वो पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो इसी से यहाँ से इसकी डेरिवेशन की स्टार्टिंग होती है भाई। कैसे, डाल्टन्स क्या बोलता है हमसे कि जो पी टी है वो किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के बराबर है। किसके बराबर है, पी टी बराबर पी ए प्लस पी बी। अब बताओ यहाँ से पी ए की वैल्यू कितनी है और पी बी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ उठा के रख देंगे इसको। पी ए की जो वैल्यू है वो है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी हो गया हमारे पास। हमें एक्स बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को जहाँ भी एक्स ए आ रहा है, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है 1, तो जहाँ एक्स ए आ रहा है उसकी जगह क्या रख देंगे 1 माइनस एक्स बी, ताकि पूरा फॉर्मूला जो है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो पी टी बराबर कितना आया, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, गुणा कर दो इसको, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अच्छा, इस प्लस वाले को आगे रख लेते हैं, इसको पीछे, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी, तो एक्स बी कॉमन ले लेते हैं, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया भाई, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और ये क्या चल रहा है हमारे पास पी टी। तो जो टोटल प्रेशर होगा इस बार वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो इस तरह से ये समीकरण जो है हमारे को दिख रही है
y बराबर m इंटू एक्स प्लस सी, जहाँ पर m किसको दिखा रहा है, देख लो यहाँ पे कंपैरिजन कर लेंगे हम इस चीज़ का, और इस तरह से ये c है, ये m है, ये और x पे तो ये हो गया। तो इस तरह से ये पूरा ग्राफ भी बना सकते हैं हम इसका। लेकिन ये कब है, जब वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया हमने किसके अंदर, वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर। नॉन वोलेटाइल मिलाते तो हमारा पिछला आंसर कुछ और आया था, तो इस वजह से जो पीटी की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। पूरा समझ आ गया होगा। पिछली बार वाले में जीरो था, इस वजह से पीटी ही पी ए के बराबर था, इसलिए रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन आया था। इस बार टोटल प्रेशर की वैल्यू होगी ये। हमने अच्छे तरीके से इसको खत्म कर दिया है। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि ये जो है सारी कहानी इस पर आके रुक गई है कि अगर पीटी पीए प्लस पीबी के बराबर हो तो क्या हो, और अगर उससे ज़्यादा हो तो क्या हो, या उससे कम हो तो क्या हो। देखो अब इसके कुछ रिजल्ट्स की बात हम कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा डाल्टन लॉ के हिसाब से पढ़ा, जो पीटी जो होता है वो पीए प्लस पीबी के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा अभी डाल्टन लॉ के हिसाब से। राउल्स लॉ के हिसाब से हमने पढ़ा कि पीए की जो वैल्यू होगी वो होगी पी नॉट, चलो इसको इक्वल में लिख लेते हैं, पीए की जो वैल्यू होगी वो होगी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पीबी की जो वैल्यू होगी वो होगी पी नॉट बी एक्स बी। और इस तरह से हमने ये कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। ये तो है डाल्टन्स लॉ, ये है हमारे पास राउल्स लॉ, दोनों को मिलाए तो टोटल प्रेशर की वैल्यू ये होगी। अगर पीटी बराबर ये पीए प्लस पीबी हो जाता है तो इसी सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडल सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, आइडल सॉल्यूशन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आदर्श विलयन। और अगर पीटी की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू द पीए प्लस पीबी होती है, पी प्लस पीबी होती है, तो उसी को बोला जाता है नॉन आइडल सॉल्यूशन, अनआदर्श विलयन। और देखो इसके दो केस हम बना लेंगे बाद में जाके कि जो पीटी है या तो पीजी की जो वैल्यू है वो पीए प्लस पीबी से ज़्यादा हो सकती है, ये जो पीटी है उसकी जो वैल्यू है वो पीए प्लस पीबी से कम हो सकती है। अगर ये पीटी की वैल्यू पीए प्लस पीबी से ज़्यादा होती है तो जो सॉल्यूशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, धनात्मक विचलन वाला होगा। इन सबको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, बस अभी एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर टॉपिक समझ आ जाए। और ये दिखाएगा हमें नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन दिखाएगा ये ऋणात्मक विचलन। क्या बोला हमने भाई, अगर पीटी की वैल्यू पीए प्लस पीबी के बराबर हो जाती है, पीटी की जो वैल्यू है वो पीए प्लस पीबी के बराबर हो जाती है तो उसे बोला जाएगा आइडल सॉल्यूशन। अगर डज नॉट इक्वल है तो उसे बोला जाएगा नॉन आइडल सॉल्यूशन। अगर वो ग्रेटर देन होती है तो उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अच्छा ये दोनों ही केस पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन किसके अंदर आएगा, नॉन आइडल सॉल्यूशन के अंदर। इस तरह से हमें इसको पढ़ना है। तो ये भी हमारा हो गया है आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये अगला टॉपिक हमारा जो होगा, क्लास जो हमारी होगी वो आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पे ही होगी। लेकिन आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन शुरू करने से पहले हमें दो वर्ड पे और ध्यान देना है, जिसको आज की क्लास में खत्म कर लेते हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलो वो क्या होता है उसको भी देखते हैं। जैसे एक लिखते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक हम लिखते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर का मतलब है अंतरा आणविक, हिंदी में अंतरा आणविक आकर्षण बल, और इसका मतलब है अंतः आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल। देखो अंत है इसको ही बोलते हैं हिंदी में अंतः, है ना, इसी तरह से लगा लेंगे। इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर, अंतरा और अंतर आणविक हो, तो इसको समझते हैं। देखो ये क्या चीज होती है, जैसे हमने बनाया मान लो कि HCl, फिर हमने एक HCl यहाँ बना दिया और इस तरह से HCl हमने यहाँ बना दिया, तो हमें पता है ये डाइपोल को शो कर रहा है। डाइपोल हम पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में तो पढ़ ही चुके हैं डाइपोल क्या होता है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल नेगेटिव, ऐसे इस पे पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव। तो H प्लस और Cl माइनस के बीच में एक बॉन्ड लगेगा, ऐसे ही H प्लस Cl माइनस के बीच में एक बॉन्ड फिर से लगेगा, और ये देखो H प्लस Cl माइनस के बीच में एक फोर्स फिर से लगेगा, और ये देखो Cl माइनस है और H प्लस है, इसी तरह से ये भी है, तो हम एक को पकड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ देख लेते हैं H प्लस और Cl माइनस,
ये जो है ये सिंगल मॉलिक्यूल्स है, HCl सिंगल मॉलिक्यूल्स है, तो इसके बीच में एक फोर्स लग रहा है H और Cl। ये अलग मॉलिक्यूल्स है, वो अलग मॉलिक्यूल्स है, तो इसके बीच में, लेकिन इसके बीच में फिर से एक फोर्स लग रहा है। तो ये जो है देखो HCl जो है यहाँ पर क्या है, सिंगल मॉलिक्यूल्स है, एक ही मॉलिक्यूल्स है। ये जो है ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, ये वाला मॉलिक्यूल अलग है, तो ये है डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो सीधा डेफिनेशन लिखते हैं ना, फिर सीधा ही क्या लिखें, देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये वो लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लिखेंगे इट इज द फोर्स बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। और क्यों लगता है डिफरेंट डिफरेंट, ताकि वो दूसरे को उसके पास अट्रैक्ट कर सके। और इसमें ये फोर्स कैसे लग रहा है, इट एक्ट्स इन अ विद इन अ single molecules to hold its atom together। मतलब ये जो फोर्स है वो क्या करता है, सिंगल मॉलिक्यूल्स के अंदर लगता है ताकि उसके जो एटम है वो पास बने रहे, हमने वही लिखा है। सीधी सी बात है, ये सिंगल मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल्स के अंदर लगेगा, ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। जैसे इसमें इसका Cl और उसका H, तो ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो इट एक्ट्स बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट अनदर वन, मतलब दूसरे को ये अट्रैक्ट करना चाहता है इस फोर्स के थ्रू। और इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोला जाता है, अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो उसे बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर जो डिफरेंट डिफरेंट के बीच में लग रहा है तो उसे बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस समझ आया होगा। अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में लगता है ताकि वो एटम्स पास रहे तो उसे बोला जाता है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा जाता है ताकि दूसरा उसको अट्रैक्ट कर रहा होता है तो उसे बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरह से हमने देख लिया है। इंट्रा के अंदर हमारा आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड आता है, इसके अंदर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और वान डेर वाल्स फोर्स आता है हमारे पास। इस तरह से कैटेगरी हमें जाननी थी, बट हमें इस यूनिट के हिसाब से सिर्फ इतना सा जानना है कि ये सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है और ये डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। क्योंकि इंटर का मतलब ही होता है जैसे कोई भी डिफरेंट टीम के बीच में मैच हो जाए, अलग अलग टीमों के बीच में मैच हो जाए। भाई डिफरेंट टीम के बीच में अगर कंपटीशन होता है, कंपटीशन ऐसे लिख लेते हैं, कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट टीम, तो उसको बोला जाएगा इंटर कंपटीशन। और अगर इंट्रा का मतलब है कंपटीशन विद सेम टीम ना, मतलब एक स्कूल है और उसके दूसरे स्कूल के साथ कंपटीशन हो जाए तो उसे बोला जाएगा इंटर कंपटीशन। और एक स्कूल के दो बैचों का कंपटीशन हो जाए, जैसे 11th और 12th एक ही स्कूल की क्लास के अंदर है, तो उसको कंपटीशन को बोला जाएगा इंट्रा कंपटीशन। तो इस तरह से हमने समझा और हमने मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी समझ लिया। अगर सिंगल मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में फोर्स लगता है उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर, और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा है तो उसे हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। अब हम जब अगली क्लास में आएंगे तो हम आइडल और नॉन आइडल सॉल्यूशन पे काम कर रहे होंगे। तो इसी तरह से हम क्लासेस को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज हम क्लास नंबर 6 खत्म कर चुके हैं और इसी तरह से पूरी यूनिट खत्म होने वाली है। बस अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें ताकि वीडियो अच्छी तरह से आते रहें। रही बात नोट्स की, जैसे यूनिट खत्म होती है तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसके अंदर ये यूनिट्स के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू।